नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान खेती किसानी तो करते ही हैं, साथ ही पशुपालन भी करते हैं। और अगर पशुपालन की हम बात करें तो हमारे बहुत सारे किसान जो हैं वो गौ पालन करते हैं, यानी कि गौपालक भाई हैं। और अगर गौपालन की हम बात करें तो गौपालन का सीधा जुड़ाव होता है डेयरी व्यवसाय से या डेयरी फार्मिंग से। और आज के समय में दूध की बढ़ती हुई मांग को लेकर डेयरी उद्योग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और इसमें लाभ के अवसर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कैसे हम डेयरी फार्मिंग को और भी ज़्यादा उपयोगी बनाएं, लाभकारी बनाएं, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, गुणात्मक रूप से बढ़े कृषि पैदावार। बाड़मेर में स्थापित होगा बाजरे का क्षेत्रीय रिसर्च केंद्र। और अविकानगर में भेड़ और बकरी पालन पर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि कृषि पैदावार को गुणात्मक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा ने अपना छठा दीक्षांत समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र के आतिथ्य में आयोजित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि पैदावार को गुणात्मक रूप से बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए उन्हें जैविक, प्राकृतिक खेती और बागवानी से भी जोड़ा जाना जरूरी है। उन्होंने हाड़ौती संभाग में मोटा अनाज खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ प्रसंस्करण की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करें ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू कर सकें। कार्यक्रम को आईसीआर के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एसएल मेहता ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को खाद्य प्रसंस्करण, वर्टिकल फार्मिंग, सेंसर कृषि, कृषि में रोबोटिक्स और ड्रोन का उपयोग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्रिसीजन कृषि आदि क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने ट्राइकोडर्मा प्रयोगशाला और कोटा काबुली चना 3 और कोटा उड़द 5 किस्म का लोकार्पण किया। साथ ही 3 पुस्तकों का विमोचन किया। समारोह में कुल 527 अभ्यर्थियों को उपाधियां और 23 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। मिलेट्स कॉन्क्लेव में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए बाड़मेर में बाजरे का क्षेत्रीय रिसर्च केंद्र स्थापित किया जाएगा। कृषि विपणन विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मिलेट्स कॉन्क्लेव का समापन कुछ सिफारिशों और सुझावों के साथ हो गया। कॉन्क्लेव के दौरान मोबाइल ऐप भी जारी किए गए। समापन कार्यक्रम में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान बाजरा उत्पादन में अग्रणी प्रदेश है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बाजरे का क्षेत्रीय रिसर्च केंद्र बाड़मेर के गुड़ामालानी में स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस रिसर्च केंद्र के लिए 40 हेक्टेयर जमीन आवंटित की है, जिससे निकट भविष्य में राज्य के किसानों को आईआईएमआर की विशेषज्ञता का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि मिलेट्स उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पैकेजिंग संस्थान के साथ एमओयू किया जाएगा। इससे एफपीओ, एचएसजी को उत्पाद की पैकेजिंग और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान राज किसान सुविधा ऐप और इनिशिएटिव मोबाइल ऐप का विमोचन भी किया गया। ऐप के जरिए किसान विभागीय योजनाओं के आवेदन और प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस मौके पर एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, नेशनल लेवल स्टार्टअप, स्टेट लेवल स्टार्टअप को प्रोत्साहित करते हुए 11,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भेड़ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने कहा कि मोटे अनाजों की तरह भेड़ और बकरी का दूध भी पोषक और स्वास्थ्यवर्धक होता है।
केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान में भेड़, बकरी और खरगोश पालन पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र को संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज, भेड़ और बकरी शुरू से ही प्रदेश की शान रहे हैं। इन छोटे पशुओं का दूध सुपाच्य होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है। भेड़ बकरी के दूध में कई असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि युवा भेड़ बकरी पालन से जुड़कर अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। वहीं ऑर्गेनिक खेती के लिए आदान उपलब्ध कराने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। प्रशिक्षण के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर SC शर्मा ने बताया कि 8 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को भेड़ बकरी, खरगोश पालन, आवास, आहार प्रबंधन, रोग प्रबंधन, प्रसंस्करण और उत्पाद बिक्री, स्टार्टअप आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार और हिमाचल प्रदेश के किसान और पशुधन सहायक भाग ले रहे हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान साथियों, खेती किसानी और पशुपालन एक दूसरे पर आधारित व्यवसाय है। हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो दुधारू पशुओं को रखते हैं या फिर गौ पालन करते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें दुग्ध उत्पादन की, तो इन दिनों दुग्ध उत्पादन की, दुग्ध की खास तौर पर बाज़ार में मांग ज़्यादा है। बढ़ती हुई आबादी को देखकर एक चुनौती हो जाती है हमारे गौपालक भाई के लिए कि वो दूध की गुणवत्ता को भी सही तरीके से हमारे बाकी लोगों को दे। तो ऐसे में दुग्ध उत्पादन का सीधा जुड़ाव होता है डेयरी व्यवसाय से, और किस तरह से हम डेयरी व्यवसाय को और भी ज़्यादा लाभकारी बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम इसी के ऊपर खास तौर पर बातचीत करेंगे। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है हमारे आज की विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम मीणा जी को। आप है एसोसिएट प्रोफेसर KVK बूंदी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चूँकि हमारा आज का विषय है डेयरी फार्मिंग, और अब चूँकि ज़माना स्मार्ट फार्मिंग का, डेयरी फार्मिंग का है, और क्योंकि हमारा जो दुग्ध का उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, आबादी ज़्यादा है तो मांग भी ज़्यादा है। ऐसे में एक चुनौती हो जाती है कि हम सही तरीके से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें। जी। तो इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी मैडम, अभी हमारे किसान लोग दूध पैदा कर रहे हैं। हमारे देश दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, लेकिन हमारे पशुओं की जो उत्पादकता है वो बहुत कम है। और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिन जिन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है उनकी आज अपन चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं उसकी नस्ल। पशु की जो नस्ल है उनको हमें अच्छी, जो दुधारू नस्ल है उनको ही पालना है। उसमें कुछ गाय हैं, तो गायों की नस्लों की अगर बात करते हैं अपन, तो साहिवाल सबसे अच्छी नस्ल है जो कि पंजाब और हरियाणा की है। और राजस्थान के जो पंजाब हरियाणा से लगे हुए जो ज़िले हैं उधर गंगानगर, चूरू उधर भी पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी जो नस्ल है अच्छी दूध उत्पादक की, वो एक है गिर। गिर नस्ल वैसे तो गुजरात की है, लेकिन हमारे राजस्थान में बहुत पाई जाती है। अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, इन सब जगह में भी पाई जाती है। इसके अलावा ये बाहर विदेशों में भी जा रही है। तो गिर नस्ल एक अच्छी दूध उत्पादक नस्ल है। और अपने फिर राजस्थान की नस्ल की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया नस्ल है थारपारकर। ये जैसलमेर की नस्ल है, लेकिन पूरे राजस्थान में ये अच्छे से अच्छा दूध देती है। दूध उत्पादन के लिए इसको पालते हैं। ये थारपारकर नस्ल अपनी गायों की है। और दूसरी एक और नस्ल है राठी, तो ये भी राजस्थान की नस्ल है, बीकानेर और गंगानगर उस साइड की नस्ल है। तो ये कुछ गायों की जो खास नस्लें हैं दूध उत्पादन के लिए इनको पालते हैं। और भैंसों की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे बढ़िया नस्ल है मुर्रा जी। मुर्रा पूरे देश में इसको पाला जाता है। ये हरियाणा की है होने को तो, लेकिन राजस्थान और पूरे देश में इसको पालते हैं। अब आगे अपन चर्चा करते हैं कि नस्ल तो रख लिया, लेकिन हमारे किसान लोग क्या करते हैं कि उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जब भी वो हीट में है तो या तो कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवाते हैं, या आसपास जो आवारा पशु घूमते हैं जिनकी कोई नस्ल नहीं है उनसे वो गर्भित हो जाते हैं, नस्ल ख़राब हो जाती है। तो हमें नस्ल को मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए या तो कृत्रिम गर्भाधान कराए या फिर किसी अच्छे नस्ल के सांड या पाड़े से नस्ल को सुधारे। तो ये होता है नस्ल सुधार।
इसमें क्या है, नस्ल में भी कुछ लोग क्या है सांड या पाडा अगर रखते हैं तो इनब्रीडिंग कहते हैं जिसको अंतः प्रजनन, वो समस्या हो जाती है, उसका वो ध्यान नहीं रखते हैं। वो जो सांड या पाडा है उससे उसकी माँ, बहन और बेटी को गर्भित नहीं करवाएंगे तो हमारा अंतः प्रजनन नहीं होगा और उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अगर ऐसे अंतर प्रजनन होगा तो उत्पादन हमारा उससे कम हो जाएगा और हमारे जो पशु है वो रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें कम हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपने गायों की प्रमुख नस्लें बताई, जैसे कि थारपारकर है, साहीवाल है, गिर है, राठी है। आपने भैंसों की नस्लें बताई, मुर्रा है, और भी बहुत सारी नस्लें हैं। इसके साथ ही आपने अंतः प्रजनन पर भी बात करी कि अगर हम सही तरीके से प्रजनन को करवाएं तो हमें सही उत्पादन जो है प्राप्त होगा। अब अगर हम बात करें पशुओं के, दुधारू पशुओं के आहार की, तो उनका आहार किस तरह का होना चाहिए, क्या महत्व है उनके आहार का, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। किसान भाइयों, आहार एक महत्वपूर्ण इसमें अवयव है जो पशु का दूध उत्पादन बढ़ाता है। और आहार में हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की मैं बात करूं तो वहाँ सिर्फ कांकड़ा की खड़ खिलाते हैं, या जिधर सरसों ज़्यादा होती है वहाँ सिर्फ सरसों की खड़ खिलाते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं खिला के उनको एक बैलेंस आहार, संतुलित आहार उनको खिलाना है। और उस संतुलित आहार में उनको दलिया रखना है, उनको चूरी रखनी है, चापड़ रखना है, खनिज मिश्रण रखना है, नमक रखना है। इन सब चीज़ों को रख के एक बैलेंस आहार बना के और फिर पशु को खिलाना है ताकि वो सही समय से जाग में आए, उत्पादन उसका बढ़े और उसकी जो प्रजनन प्रक्रिया है वो सही बनी रहे। जी डॉक्टर साहब, आपने खनिज मिश्रण की बात करी जिसे हम मिनरल मिक्सचर भी कहते हैं, और आहार में मिनरल मिक्सचर का एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो होता है। तो क्या उपयोगिता है मिनरल मिक्सचर की? अगर हमारे गौपालक भाई मिनरल मिक्सचर को आहार में शामिल करें तो क्या लाभ है उसके? किसान भाइयों, जैसे हम खेती में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए फर्टिलाइजर डालते हैं, DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, जिंक, सल्फर, ये चीज़ें सब डालते हैं, लेकिन पशु से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हम कुछ उसको पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए एक पाउडर आता है, उसको कहते हैं खनिज मिश्रण। खनिज जो ज़मीन से निकलता है और उसको मिला दिया तो वो हो गया मिश्रण। तो खनिज मिश्रण पशु के लिए उसमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर, आयोडीन, ये सब पोषक तत्व उसमें होते हैं। और इसको खिलाने से, जैसे हम कहते हैं कि 100 तालों की एक चाबी, तो एक चाबी का काम करता है खनिज मिश्रण। हमारे पशु दूध उस बढ़ता है, उसका दूध में फैट बढ़ती है, पशु की जो प्रजनन क्रिया है वो सही बनी रहती है। इसलिए खनिज मिश्रण का होना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आपने मिनरल मिक्सचर की बात करी, मिनरल मिक्सचर के लाभ की आपने बात करी। इसके अलावा आहार की अगर हम बात करें तो आहार में हम अपने गाभिन पशुओं को या बाकी दुधारू पशुओं को सूखा चारा है, हरा चारा है, नेपियर घास है, अजोला है और आदि भी बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं। तो इनकी क्या उपयोगिता है, इनका क्या महत्व है आहार में अगर हम बात करें तो? हरे चारे को कुट्टी करके और भूसे में मिला के अगर खिलाते हैं तो उसका पाचन अच्छा रहता है। पशु सूखे को भी खा लेगा और पशु हरे को भी खा लेगा, झूठा नहीं छोड़ेगा, और डाइजेशन जब उसका अच्छा रहेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। अब इसमें आपने पूछा कि अजोला, अजोला एक पानी में तैरने वाला जो है आहार है, पानी में तैरने वाली कांजी है, फर्न है, उसको अगर पशु को खिलाते हैं तो उसमें पशु के लिए आवश्यक पोषक तत्व उसमें अधिक मात्रा में होते हैं और बहुत ही कम जो लागत में उसको उत्पादन करके और पशु को खिला सकते हैं। एक चीज़ आपने पूछा साइलेज, साइलेज होता है चारे का अचार। जैसे हम लोग अचार खाते हैं नींबू का, कैरी का, आंवले का, जो भी है, ऐसे पशुओं के लिए हरे चारे का अचार होता है। हरा चारा जिसमें रस होता है, जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इनमें रस होता है और जब इनमें दूधिया दाने बनने लगे उस समय इनको खेत से काट के इनकी कुट्टी करके और किसी ऐसी जगह में भरना है जहाँ पर हवा और पानी नहीं जावे। हवा पानी नहीं जाएगा तो वो हमारा जो अचार है वो ख़राब नहीं होगा और लगभग 50 दिन में अचार बन जाएगा। उसके बाद जब भी पशु को खिलाना है तो 50 दिन के बाद उसको निकाल के खिला सकते हैं, लेकिन उसमें एक ध्यान रखना है कि उसके अंदर हवा पानी नहीं जावे और पशु को थोड़ा थोड़ा शुरू करें और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। जब हरा चारा नहीं है, जिस मौसम में हरा चारा नहीं है, उस मौसम में सबसे बढ़िया काम करता है साइलेज। डॉक्टर साहब, आपने आहार की बात कर ली जो हमारे पशुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। सही आहार अगर हम देंगे तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर हम बात करें आवास की,
तो हमारे पशुओं का आवास किस तरह का होना चाहिए, फर्श कैसा होना चाहिए, छत कैसी होनी चाहिए, बाड़ा कैसा होना चाहिए, ताकि हम उन्हें और भी जो बीमारी है, रोग है, उनसे बचा सके, मौसम जो विपरीत हो जाता है उनसे बचा सके। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों, आवास का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर आपकी आवास व्यवस्था अच्छी है तो 25% दूध जो है बढ़ जाता है पशु का। जैसे हम लोग हमारा खुद का, हमारे परिवार का, बच्चों का प्रबंध करते हैं, गर्मी में गर्मी से बचाते हैं, सर्दी में सर्दी से बचाते हैं, ऐसे ही पशुओं को भी जो है आवास की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। पशु को सर्दी से बचाने के लिए ऊपर कुछ छप्पर हो, छाया हो, छत हो, नीचे का फर्श पक्का हो। हम देखते हैं किसानों को यहाँ कि नीचे का कच्चा फर्श होता है, उसमें 1.5 फीट गहरा गड्ढा, पेशाब भरा रहता है, उसमें पशु बैठता है। अब किसान उसको जो खिलाता है, वो जितना उसने खिलाया, पशु उसको अपने शरीर को गर्म रखने के लिए या सर्दी से बचाने के लिए काम ले लेता है। जबकि अगर हम उसको बचाएंगे सर्दी से, तो वो जो अपने खिलाया वो उसको दूध उत्पादन बढ़ाने में काम आएगा। तो हमें आवास बहुत अच्छा, जिसमें वेंटिलेशन अच्छा हो, साफ हो, सूखा हो। कई बार हम गांव में देखते हैं एक समस्या आती है कि पशु को एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं थनैला रोग, और वो एक आवास की समस्या है। लेकिन गांव के लोग कहते हैं नज़र लग गई। ये नज़र जो है, इसको नज़र का रोग मानते हैं, जबकि वो नज़र नहीं है, वो है गंदगी की वजह से। जो पशु ज़्यादा दूध देते हैं, वो जैसे ही नीचे ज़मीन में बैठते हैं तो उनके थनों के छिद्र है वो आधे घंटे तक खुले रहते हैं, और जैसे ही गंदगी संपर्क में थन आते हैं, वहाँ से बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु थनों में घुस जाते हैं और अंदर बीमारी पैदा कर देते हैं, जिससे थन के अंदर पहले दूध का रंग बदलेगा, हल्का खून आएगा, फिर ज़्यादा खून आएगा, उसके बाद मवाद आएगी, फिर थन ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक आवास की समस्या है। आवास में अगर गंदगी है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो ये समस्या होती है। इसलिए आवास साफ़ सुथरा हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और आजकल उनको बैठने के लिए रबर मैट भी आते हैं, मोटे मोटे गद्दे आते हैं रबर के, और उस रबर पे मैट पे अगर अपन पशु को रखते हैं तो आसानी से बैठता है, उसको चोट नहीं आती है, और खड़े होने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, बैठने में दिक्कत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपने बात करी थनैला रोग की, कि थनैला रोग जो है वो अगर सही आवास ना हो तो उसके कारण हमारे पशुओं में होता है। अगर हम बाकी रोगों की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं और बीमारियां हैं जो हमारे पशुओं में लग सकती है या लगने की संभावना हो सकती है? इसके साथ ही उनकी रोकथाम के लिए हमें किस तरह के प्रयास करने चाहिए, ये भी आप बताइए। किसान भाइयों, हमारे पशुओं को सबसे जो मुख्य समस्या होती है वो होती है परजीवियों की। परजीवी 2 तरह के होते हैं। एक होता है शरीर के ऊपर जो दिखते हैं अपन को आंखों से, चिचड़े, जू, गिडोड़े जो भी बोलते हैं उनको। दूसरे होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, वो अपन पशु को जो खिलाते हैं उसको वो खा लेते हैं, पशु के शरीर के अंदर गंदगी छोड़ देते हैं और पशु में बीमारी पैदा करते हैं। तो ये परजीवियों से बचाव करना बहुत ज़रूरी है पशुओं का, और इसके लिए अंतः परजीवी मारने की दवा आती है, या बाहरी परजीवी मारने की दवा आती है, या कुछ ऐसी दवाई भी आती है जिनसे दोनों भी एक साथ मर जाते हैं। एक तो ये होगा परजीवियों का। दूसरी चीज़ है रोगों का टीकाकरण। हमारे यहाँ एक रोग होता है खुरपका मुंहपका, जो सर्दियों में होता है या गर्मियों में होता है, और उससे बचाव के लिए टीकाकरण कराना है होली दिवाली, मतलब गर्मियों से पहले और सर्दियों से पहले। तो होली दिवाली खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण करा लें। और एक रोग होता है गलघोंटू, जो गले का रोग होता है। एक होता है लंगड़ा बुखार, जो पशु पैर से लंगड़ा के चलता है, तो अगले से या पिछले से। और इन दोनों रोगों का जो टीका लगता है वो बरसात से पहले मई जून के महीने में लगता है। तो इस प्रकार हमें टीकाकरण हम समय से करा लेंगे, समय से परजीवी नाशन करेंगे, तो हमारे पशु को रोगों से बचा सकेंगे और उसका उत्पादन हम बढ़ा सकेंगे और अधिक से अधिक फायदा उसका ले सकेंगे। जी, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा तभी होगा जब हमारे पशुओं का आहार सही होगा, उनके आवास की सही व्यवस्था होगी, जब हम उनमें बीमारियों और रोगों की रोकथाम कर सकेंगे, तभी हमारा डेयरी व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा हमारे गौपालक भाइयों के लिए, हमारे अन्य पशुपालक भाइयों के लिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और आपने ढेर सारी जानकारी डेयरी फार्मिंग से संबंधित हमारे गौपालक भाइयों के लिए, दुधारू पशुओं को जो पालते हैं उन पशुपालक भाइयों के लिए आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमने बात करी डेयरी फार्मिंग को हम कैसे लाभकारी बनाएं, किस तरह से उपयोगी बनाएं, किस तरह से हम दुधारू पशुओं का चयन करें, उनकी अच्छी नस्लों का चयन करें, उनके आहार की व्यवस्था करें, उनके आवास की व्यवस्था करें। इसके साथ ही समय समय पर रोग और बीमारियों की रोकथाम के भी हम प्रयास करें। आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप भी इस जानकारी से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो या कोई जिज्ञासा हो तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप हमें पत्र ना लिख पाएँ तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।